अरे ऐसे आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज समाज के सामने है डिजिटल अरेस्ट की डेफिनेशन पे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। और अभी रिसेंटली कल की घटना है, एक डॉक्टर कपल था और उनसे करीब 15 करोड़ रुपए ठग लिए स्कैमर्स ने। तो आज ये एक टॉपिक है, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि लीगल अवेयरनेस, जैसे कोर्ट ने कहा है कि इस पे लीगल अवेयरनेस हो। तो बीइंग एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, मैं एडवोकेट अभिषेक चौधरी, मैं चाहूंगा कि देश और जनता तक मेरी आवाज पहुंचे और जो लीगल अवेयरनेस जो मैं दे रहा हूं वो हर उस पंक्ति में खड़े हुए उस आदमी के पास पहुंचे जिसका मेहनत का पैसा है, जिसने बड़े पुरुषार्थ से वो पैसा कमाया है, जिससे उसके पैसे गलत आदमियों के पास ना जाएं जो इसके अधिकारी नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट जो एक टर्म है जो बढ़ती जा रही है, अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे सोमोटो लिया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। कि डिजिटल अरेस्ट, मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट एक इस तरीके से वो अपना जो रूम होता है उसको ऐसे डेकोरेट करके कस्टमाइज करके रखते हैं कि एक नकली पुलिस स्टेशन लगता है, नकली कोर्ट रूम लगता है, नकली ऐसा लगता है जैसे कोई सरकारी विभाग है वो दर्शाया जाता है। पीछे की तरफ झंडा, हमारे नेताओं के फोटो, प्रेसिडेंट साहब के फोटो, हमारे पीएम साहब के फोटो। तो इस तरीके से लगता है एक आम इंसान को, एक शरीफ इंसान को, कि ये वाकई इस तरीके का मेरे को अरेस्ट किया गया है। तो उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपका कुछ फ्रॉड पता चला है, आपका ईडी से कुछ पता चला है, आपने कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन करी है, आपके अकाउंट में कोई पैसा आया है, हमने आपको अरेस्ट कर दिया है, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे, आपका लाखों करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। तो उससे एक आम आदमी डर जाता है। तो उसे कहा जाता है कि आप हमेशा ऑनलाइन रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो उसे कमरे के अंदर ही रहना होता है। तो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट जैसा एक रॉन्ग प्रोविजंस बनाकर एक आदमी को ठगा जाता है, लूटा जाता है। तो जो कल की जो घटना है 11 तारीख की, वो पूरे देश को हिलाने वाली है कि एक अच्छे पढ़े लिखे दोनों डॉक्टर, बहुत बड़े हॉस्पिटल के, और उनसे पूरे 15 करोड़ रुपए की ठगी करी गई और पूरे 15 से 16 दिन उनको एक घर के अंदर रखा गया और कहा कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, और कोई अकाउंट बताया गया कि इसमें आप फंड डाल दीजिए। तो डिजिटल अरेस्ट को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं अभी लाइव पे मुझे, कि डिजिटल अरेस्ट एक तरीके से एक एक डिजिटली मोबाइल पर, कंप्यूटर पर एक आपको एक कॉल आएगा कि आप अरेस्ट हो गए हैं। आपको आपको बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देगा। आप सोचना अपने किसी भी परिचित दोस्त और सबसे आप बताना भूल जाएंगे कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। तो यही इस केस की जो जीत होती है स्कैमर्स की, कि वो आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वो आपको पूरा अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं और आपके चेहरे के पसीने को जांच लेते हैं, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस उनको ठगते हुए हो गया है कि ये हमारा मुर्गा है, यही हमारा टारगेट है। तो डिजिटल अरेस्ट वो फोन से करते हैं और वीडियो कॉल से करते हैं और थ्रू कंप्यूटर से करते हैं, टैबलेट से। तो वो दिखाते हैं कि पीछे उनकी वर्दी है, स्टार्स लगे हैं, बैच है, और वो दिखा रहे हैं कि हम पुलिस हैं, हम अथॉरिटी हैं, हम गवर्नमेंट के सरकारी नुमाइंदे हैं, हमने आपको अरेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से वो डिजिटल अरेस्ट करते हैं और वो दिखाते हैं कि हम सरकार की, हम पुलिस प्रशासन से हैं। तो जो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, झूठ होता है। तो क्योंकि भारत, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हमारे बीएनएक्स एक्ट में और हमारे भारत के कानून में कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान हो। डिजिटल अरेस्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली, मोबाइल से, कंप्यूटर से, आईटी सेक्टर के किसी भी उपकरण से आपको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट जब भी होगी, अरे जब भी होगी, वो कोर्ट के किसी ऑर्डर से होगी, आला अधिकारियों के ऑर्डर से होगी, और थ्रू फिजिकल होगी। फिजिकल इन द सेंस पुलिस आपके द्वार पर या जहां आप काम करते हैं, जहां भी आपको फिजिकली अरेस्ट होना है, हो सकते हैं, वहां पर पुलिस आएगी। और लोकल पुलिस स्टेशन जो है, उसकी जो लोकल पुलिस है उसको लेके ही आपके घर पे आएगी। ये ऐसा नहीं है कि मुंबई की पुलिस डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाएगी। अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर ऑफेंस हो, तो उसमें लोकल पुलिस के पास जाएंगे और वहां से ही वो आपके पास आएंगे। और डिजिटली साइंड ऑर्डर्स होते हैं प्रॉपर कोर्ट के, वो आपके घर तक पहुंचेंगे और वो पुलिस वाला लेके आएगा। आपके पास पूरा समय भी होगा इसमें एंटिसिपेटरी बेल लेने का, आपको रेगुलर बेल लेने का। तो इस तरीके से नहीं है कि कोई फॉर्ज आप डॉक्यूमेंट देखेंगे
तो उसका प्रिंट लीजिए, अपने वकील से भी सलाह लीजिए जो आपके एडवोकेट हैं जिनको आप जानते हैं। तो अब लॉ के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि डिजिटल अरेस्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि ऐसी कोई भी कंसेप्ट नहीं है हमारे स्टेचुटरी, हमारे देश का कानून, हमारे पार्लियामेंट से ऐसा कोई भी कोर्ट की कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी बाय लॉज प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट को वो प्रभाषित करता हो, बताता हो दैट इट इज इन एग्जिस्टेंस। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है डिजिटल अरेस्ट किसी भी केसेस में, कहीं भी कोई भी डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो लीगल अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपका कानून का ज्ञान नहीं है तो ये आपके लिए एक्सक्यूज नहीं है। इसका एक्सक्यूज केवल एक है कि आप अलर्ट रहें, और इस की जो सफलता है स्कैमर्स की वो यही है जब आप पैनिक कर जाते हैं, आप जब परेशान हो जाते हैं। तो इसमें जो कानून हमारे देश का लगेगा जब आपके साथ कोई घटना इस तरीके से कोई करता है, तो वो है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 2000 के सेक्शन 66C। वो कहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि ये लोग जब ट्रैप करते हैं तो आपकी ये जानते हैं कि 60 एंड अबव है, कोई सीनियर सिटीजन ज्यादातर ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर कल जिनके साथ हुआ है वो भी एक सीनियर सिटीजन थे जिनके साथ 15 करोड़ की स्कैम हुआ है, उनके अकाउंट से स्टीफन ड्रेन आउट कर दिया सारा फंड। तो 66C आइडेंटिटी थेफ्ट कि आपको वो जानते हैं कि आपके पास ऐसे मीन्स है, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप पैसा इतना अपने अकाउंट में सेविंग या करंट में रखे हुए हैं, तो उनके पास आपके आइडेंटिटी होते हैं। तो 66C इसमें भी लगता है। 66D है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एक पर्सन एक एक स्कैमर है, वो कहीं जंगल की झाड़ियों में से बैठ के स्कैम कर रहा है और दिखा रहा है कि मैं पुलिस कमिश्नर हूं, मैं एसीपी हूं, मैं इनकम टैक्स का अधिकारी हूं, तो इम्पर्सोनेशन का उस पर सेक्शन 66D लगता है। सेक्शन 43 सब क्लॉज 66 अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, वो आपके कंप्यूटर को फिश कर लेते हैं, उसे कनेक्ट कर लेते हैं कि जो भी उसमें आप काम कर रहे हैं वो दिखता रहता है उनको। आप कोई ओटीपी लगाते हैं, कोई पासवर्ड लगाते हैं, तो दे कैन सी दैट। तो 43 सेक्शन आईटी एक्ट का लगता है। अब बीएनएस एक्ट 2023 इसमें बहुत गंभीर है जो नया आया है हमारा। तो उसमें सेक्शन 127 रोंगफुल कन्फाइनमेंट है। रोंगफुल कन्फाइनमेंट इन द सेंस आपको कहा जाता है कि आप 15 दिन 16 दिन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, हमेशा मोबाइल ऑनलाइन रखेंगे। तो कल जो घटना आई जिसने पूरे देश को हिलाया है, जिसने 15 करोड़ का घपला हुआ है, जो स्कैम किया है, जो पैसे निकाल लिए हैं, उसमें 15 दिन वो ओल्ड सिटीजन अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो जो 127 सेक्शन को इन्फोर्स करता है, क्योंकि आपको आइसोलेशन के लिए उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, कन्फाइंड किया इलीगल। और 308 एक्सटॉर्शन है, फोर्सिंग ट्रांसफर ऑफ मनी अंडर थ्रेट। आपको फोर्स करते हैं कि आप ये पैसा फलाने अकाउंट में डाल दीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे, आपको पुलिस पकड़ लेगी, नहीं तो आपको डबल अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस चल चुकी है, आ रही है, आपको अरेस्ट करने वाली है। तो इस तरीके से फियर में आके आदमी ट्रांसफर कर देता है। फिर 318 हमारा सेक्शन जो चीटिंग कहता है कि आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वन प्रॉपर्टी टू अदर दे रहे हैं। और फिर सेक्शन 319 इसमें भी है कि इम्पर्सोनेशन। सेक्शन 66D आईटी एक्ट में भी है, और सेक्शन 319 हमारे बीएनएस एक्ट न्यू में भी है कि एक आदमी ऐसा नहीं है और वो ऐसा शो कर रहा है, जैसे कोई पुलिस वाला नहीं है वो, और वो दिखा रहा है स्टार्स या अपनी वर्दी पे कि मैं पुलिस वाला हूं, तो इम्पर्सोनेशन का ये उल्लंघन है, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा है हमारी। और फिर हमारे आ जाते फोर्जरी यूज ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट, जो सेक्शन 335 337 और 340 बीएनएक्स एक्ट, कि वो नकली आपको ऑर्डर दिखाते हैं, कोर्ट के नकली ऑर्डर दिखाते हैं आला अधिकारियों के, और दिखाते हैं कि आपको अरेस्ट के ये ऑर्डर, वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं और आपको प्रिंट होने का मौका भी नहीं देते ना उस कि आप किसी थर्ड लॉयर से या किसी रियल पुलिस ऑफिसर से आप कंसल्ट कर सके। तो ये चीजें हैं इसमें। अब कोई भी लॉ एजेंसी, कोई भी हमारे देश का कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप डिजिटली अरेस्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि कोई भी आपको ओटीपी मांगता है, कोई पासवर्ड मांगता है, कोई भी आपसे जानकारी मांगता है, तो आप ना दें। अपने माइंड में केवल एक चीज रखें कि हमें उससे क्या चीज प्राप्त हो सकती है। जैसे रिसेंटली एक अयोध्या का एक केस आया है, उसमें उस स्कैमर को ही ठग लिया, तो उसको अवार्ड दिया हमारे डीजीपी प्रशांत जी ने, जो भूतपूर्व थे यूपी के। तो इस तरीके से आप उनसे चीजें लीजिए, उनसे बैच मांगिए, उनसे आईडी मांगिए, उनसे आधार कार्ड मांगिए, वो कहाँ पे है उनसे मांगिए, उनसे लोकेशन मांगिए, ना कि आप उनसे ओटीपी दे रहे हैं, आप उन्हें अपने पासवर्ड बता रहे हैं। मतलब बी द गुड लिसनर इन दैट, आप उनसे चीजें लीजिए, ना कि अपनी सारी चीजें आप उन्हें वॉमिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये स्कैम होता है तो वो इन्हीं चीजों से समझ जाएगा कि आदमी अवेयर है। आप उससे कहिए कि अपने बाहर जाकर लोकेशन दिखाइए,
अपनी सरकारी गाड़ी दिखाइए, अपनी अपनी आइडेंटिटी के कार्ड भेजिए हमें, अपनी 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 आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी भेजिए, अपने आधार कार्ड भेजिए, पैन कार्ड भेजिए, तभी हम मानेंगे। अपनी लोकेशन भेजिए आप अपनी। तो इस तरीके से जब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें वो समझ जाएगा कि आप अवेयर है। तो आपको हमेशा एक तो ध्यान रखना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, और आपको हमेशा शांत रहना और उन्हीं से क्वेश्चन पूछने जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, आपके पास भी उतना ही अधिकार है जितना वो पुलिस बनकर या नकली ऑफिशियल बनकर इनकम टैक्स का बातें कर रहा है। वो कहीं का खुदा नहीं है, वो भी आप ही के जैसा इंसान है, वो भी 9 महीने माँ के पेट से निकला जैसे आप है। तो आप उसको कहीं हायर ना समझे। देश का कानून सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जेएस वर्मा हमारे जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते थे बी यू एवर सो हाई बट द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े हो बट कानून देश का आपसे भी बड़ा है। इसी कानून की वजह से कोई चीफ मिनिस्टर सिटिंग जेल जाता है, होम मिनिस्टर जेल जाता है किसी स्टेट का, केवल इस कानून की वजह से, क्योंकि कानून बड़ा है। तो कभी भी आप पैनिक ना कीजिए, और आप उनसे उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन पूछिए, उनसे पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं, और अगर वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे वो बात कर रहे हैं तो उसे भी कॉल डिटेल उनकी निकालिए कि वो वाकई नंबर है, और जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां कॉल करिए कि इस नंबर से कॉल आया है कि ये क्या राइट है। और कोई भी आपको ओटीपी, बैंक क्रेडेंशियल कुछ नहीं देने हैं, ना स्कैन आईडी देने, अपने रिमोट एक्सेस फोन का कुछ नहीं देना है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं करानी है, किसी भी तरीके का ऐसा एक्सेस नहीं देना है कि वो आपके डिवाइस को हैक कर सके, उसे देख सकें। और हमेशा एविडेंसेस सिक्योर रखने हैं, जैसे स्क्रीनशॉट है, कॉल लॉग्स, आपके मैसेज है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो जो कॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है पैनिक में आदमी डिलीट कर देता है। तो उसको हमेशा प्रिजर्व रखना है, और हमेशा कहते हैं ना कि जो आपके दुख में खड़ा है वही आपका सच्चा हितैषी है। तो अपने जो लाइफ में जो सबसे आपके जो क्लोज्ड है, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई नॉन ऑफिसर है, तो उनको ये जरूर बताइए। उन स्कैमर्स की जीत यही होती है जब आप किसी को नहीं बताते, अपने तक रखते हैं। तो तुरंत रिपोर्ट करिए अपने फ्रेंड को कि मेरे साथ ये चल रहा है, और बिना किसी देरी के रिपोर्ट कीजिए ऐसे क्राइम्स को। और कभी भी आपको जो नहीं करना है वो ये क्या है कि आपको परेशान नहीं होना है, और उनके इंस्ट्रक्शंस को कठपुतली की तरह नहीं सुनना है, मानना है। वो कहे ये दो वो दो, आप उनसे लीजिए, आप उनसे पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं, आप उनसे पूछिए आपका ऑफिशियल एड्रेस क्या है, आप उनसे पूछिए आपको जो व्हीकल मिला है उसका नंबर क्या है, फोटो भेजिए जिससे आप उनसे गैदर कर सके, अपनी लोकेशन भेजिए। तो आपको किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है अमाउंट, क्योंकि कोई भी इस तरीके से विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स आपके अकाउंट्स से फंड नहीं ले सकता, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ऑर्डर्स इज एग्जिस्ट। और कोई भी अननोन नंबर से जब आप कॉल उठाएं तो अपना उसे एक बार जरूर देखें कॉलर आईडी पे क्या दिखा रहा है, क्योंकि अब जो नए आधुनिक फोन आ रहे हैं उन पे साफ आ जाता है फ्रॉड है, वो है स्पैम। तो कभी मत उठाइए उन कॉल्स को, और ट्रू कॉलर से एक बार वेरीफाई कीजिए। और कोई भी एविडेंस डिलीट मत कीजिए, अगर आप पे कोई भी एविडेंस उनका कॉल मैसेज आया है तो उसे डिलीट ना कीजिए। तो यही इस पूरे स्कैम को बचा सकता है कि कोई भी ऐसा कोई नेक्स्ट दंपति ना हो जो 15 करोड़ रुपए जैसे कल एक दंपति के निकले और पूरा देश उससे शेखन है। तो इसी वीडियो का माध्यम यही है कि बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरीके से कोर्ट ने सोमोटो कहा है कि लीगल अवेयरनेस बढ़ाई जाए, तो ये ड्यूटी हमारे एडवोकेट्स के ऊपर भी आती है कि लीगल अवेयरनेस हम फ्री ऑफ एनी चार्जेस, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट हम जनता तक पहुंचा सकें। तो और डिले ना करें रिपोर्टिंग करने में। जैसे सपोज आज आपके साथ हुआ है तो गोल्डन आवर्स होता है, एक गोल्डन आवर्स होता है कि सपोज स्कैम हो गया और आपको पता चल गया, तो जैसे ही आपके सपोज आपसे हो गई है गलती, आपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो 1930 नेशनल पोर्टल का एक हमारा नंबर है सरकार का, जो साइबर फ्रॉड्स और इस तरीके के क्राइम को गोल्डन आवर्स में अगर आप इन्हें कॉल कर देते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। तो यही हमारे माननीय अदालत ने एक चीज कही कि जो फ्रीजिंग ऑर्डर है सबसे पहला वो वही इंसान पास करेगा जो जिसके साथ ये हुआ है, फिर कोर्ट आगे ऑर्डर देती है। तो कोर्ट से पहले जो फ्रीजिंग ऑर्डर होता है वो आपकी तरफ से आएगा जब आप 1930 में कॉल करके कहेंगे कि ये अकाउंट मेरा फ्रीज कर दो, मेरे पास ये फ्रॉड हुआ है और ये अकाउंट में उसके ट्रांसफर ना हो। और इवन आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल भी आती है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस कि 50,000 से ऊपर की अगर रकम है तो आपको एक कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि वाकई आप ये कर रहे हैं तो 1 दबाइए, नहीं तो 2 दबाइए, और आप उन्हें कॉल कर कर अपनी ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करा सकते हैं। और गोल्डन पीरियड में आपने अगर कदम उठा लिया तो आपका अमाउंट बच सकता है और स्कैमर्स के पास वो फंड नहीं जाएगा, और आपका जो मेहनत की कमाई है देश जिंदगी भर की जो आपने जोड़ी है, जो स्कैमर्स ने जिसको ताक पे देख लिया है चुपके से,
तो वो बच जाएगी। तो 1930 ये अपने लिख लीजिए, नेशनल पोर्टल नंबर है साइबर फ्रॉड्स के लिए, कि तुरंत इन पर कॉल करके आप अपने अकाउंट को फ्रीज करा सकते हैं ड्रेन आउट होने से पहले। तो और आपको इमीडिएटली अपना जो भी ऐसी चीजें आती है तो आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। कोई भी अपना ओटीपी वगैरह किसी को नहीं देना है, किसी भी तरीके की डिटेल नहीं देनी है। अब मैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बता दूं कि अगर इस तरीके से फ्रॉड हो जाता है तो जो अपराधी हैं वो भी इसको सुन रहे होंगे मेरी वीडियो को, क्योंकि ये मैंने एट द लार्ज वीडियो लाइव पे मुझे कुछ मेरे खास दोस्त हैं इन द लीगल फेटर्निटी की बनाई है अभिषेक जी, तो मैं पीएल एक्टिविस्ट भी हूं। तो मैं बताना चाहूंगा उन तक मेरी आवाज पहुंचे जो स्कैम करने की सोच रहे हैं या जो स्कैम करते हैं, कि 3 साल तक की सजा है आपको थेफ्ट और इंपर्सोनेशन जो आपने किया, और 7 साल तक की और इवन मोर सजा है आपने जो चीटिंग, एक्सटॉर्शन, फॉर्जरी करी है, इलीगल डिटेंशन, उस आदमी को एक कमरे में बंद रखा है, तो इसके लिए। तो मैं बस यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि जो डिजिटल अरेस्ट इज ए स्कैम, डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है, और ये कोई भी पार्ट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है इंडियन लॉ में, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होती किसी तरीके की। और इसका जो मेडिसिन है, इसका जो निवारण है वो यही है, अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस, कि आपको पता हो, आपके पास अगर कोई कॉल आती है तो उसको आप रिफाइन कर सके कि कहीं ना कहीं ये डिजिटल अरेस्ट है। और रिपोर्टिंग अर्ली इसका बेस्ट डिफेंस है, कि एकदम आप बताएं 1930 पर, जिससे वो ड्रेन आउट होने से पहले, वो फंड आपके अकाउंट से निकलने से पहले उसको सेव कर सके हमारी भारत सरकार, हमारी जो मशीनरी है उसको सेव कर सके, और आपकी मेहनत की जो रकम है वो आप तक, आपके पास ही रहे। क्योंकि कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है हमारे अभी तक देश में जो इस तरीके की प्रावधानों की डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। और अपने जो है जो एविडेंसेस है उन्हें प्रिजर्व रखें, और उनके साथ ज्यादा एंगेज ना हो, और उनसे चीजें लीजिए, ना कि उन्हें बताइए, और रिपोर्ट इमीडिएटली। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका पैसा गलती से निकल गया है, आप अवेयर नहीं थे, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि तब उसके बाद आपका जो राइट है वो फ्रीजिंग ऑर्डर का है, वो आप पास करेंगे। हर आदमी के अंदर एक इनडायरेक्ट जज है जो ऑर्डर पास करेगा 1930 पर कॉल कर कर कि जी मेरा जो फंड है वो फ्रीज कर दीजिए। एक फ्रीजिंग ऑर्डर हमारी मान्य अदालत करती है, मगर उसके पहले जाने से पहले हमारी सोमोटो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि फ्रीजिंग ऑर्डर एक आदमी भी कर सकता है, अगर उसका फंड निकल गया है तो वो बैंक में या 1930 पर कॉल कर कर ये कह सकता है कि मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, जो मेरा अपना अकाउंट है, जिससे उससे फंड ना ड्रेन आउट हो, निकले। तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूं मेरी अवेयरनेस ऑन डिजिटल अरेस्ट के ऊपर, और मेरी ये वीडियो दूर दूर तक जाए, जिससे कोई भी ऐसा नेक्स्ट केस ना हो जैसा अभी रिसेंटली एक डॉक्टर दंपति के साथ हुआ है कल 11 तारीख को, कि 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट के निकल गए हैं। और मैं देख रहा था उस लेडी को कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जब व्यथा बताई, आंखों से अश्रु बह रहे थे, और दिख रहा था कि उनकी कितनी मेहनत की कमाई जिंदगी भर की निकल गई। तो ऐसा किसी और के साथ ना हो। इस वीडियो का, इस अवेयरनेस का यही उद्देश्य है। मैं आपसे इजाजत लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।